क्या एक बार फिर से भारत नॉर्थ वर्सेस साउथ में डिवाइड होने वाला है? क्या आपको लगता है कि उत्तर भारत अलग और दक्षिण भारत अलग हो जाएगा? अगर आपको ऐसा लगता है तो हो सकता है कि आप गलत हो, और अगर आप गलत हैं तो यह बताइए कि जो इस समय तमिलनाडु के सीएम हैं एमके स्टालिन, उनको क्या कहेंगे? दोस्तों, आज भारत एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां पर लोकसभा में स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है पार्लियामेंट का, और वहां पेश किया गया है विमेन रिजर्वेशन बिल प्लस डेलिमिटेशन। डेलिमिटेशन क्या है दोस्तों? हमारे संविधान के आर्टिकल 82 के तहत सिंपल सी बात कही गई है, जब जब जनगणना होगी, जनगणना होने के बाद हमारी जो लोकसभा की विधानसभा की सीट है, उन लोकसभा और विधानसभा की सीट का परिसीमन किया जाएगा, पुनर्गठित किया जाएगा उन्हें पॉपुलेशन के हिसाब से। अब यह मान करके चलो कि वैसे तो एक लोकसभा सीट पे लगभग 25 लाख लोग होते हैं, यानी उत्तर प्रदेश की माने तो लगभग 80 सीट हैं, और 25 लाख लोगों के हिसाब से वहां की पॉपुलेशन है 20 करोड़ के आसपास। 2011 की जनगणना के हिसाब से यह ठीक ठाक मामला भी है, लेकिन अब तो डेमोग्राफी बदल रही है। अब तो इतने ज्यादा लोग हो रहे हैं कि लोगों की अपनी एक्सपेक्टेशन है कि हम 150 करोड़ के पार चले जाएंगे। अब ऐसे में जहां 150 करोड़ के पार हम जा चुके हैं, वहां पर हमें अगर अपने लोकसभा सांसद से मुलाकात भी करनी हो तो दोस्तों वो तो बहुत दूर की बात छोड़ दीजिए, गांव के सरपंच से नहीं मिल सकते हम। और अगर ऐसा है कि मैन टू एमपी रेशियो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि हर 50 लाख इंसान पे एक लोकसभा का सांसद होगा, तब तो समझिए देश का बेड़ा गर्क। सही तरीके से ग्राउंड लेवल की रिक्वायरमेंट को कौन रखेगा ले जाकर के लोकसभा और राज्यसभा में आपके प्रतिनिधि के तौर पर? और अगर ऐसा नहीं होगा तो उस समय पर क्या होगा दोस्तों, यह बताओ जरा मुझे। डेलिमिटेशन जो कि परिसीमन है, लोकसभा एवं विधानसभा जैसी अलग अलग सीट्स को एक बार फिर से जनसंख्या के हिसाब से बांटना और नई नई बाउंड्रीज डिसाइड करना, यह डेलिमिटेशन कहलाता है, परिसीमन कहलाता है। और यह सामान्य प्रक्रिया है जो हर जनगणना के बाद होती है। हमारे संविधान के आर्टिकल 82 में लिखा भी हुआ है। लेकिन बात जानते हो क्या है? बात यह है कि यहां एक जगह है जिसको कहते हैं तमिलनाडु, और तमिलनाडु के सीएम हैं एमके स्टालिन साहब। उनको जैसे ही मिली डेलिमिटेशन बिल की एक कॉपी, स्टालिन साहब ने उसमें आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। क्यों? आखिर ऐसा क्या है जो तमिलनाडु को परेशान कर रहा है? ऐसा क्या है परिसीमन में जो तमिलनाडु को बहुत ज्यादा दिक्कतें पहुंचा रहा है? तो अगर इसकी कहानी को थोड़ा सा आप पीछे ले जाइए तो आपको यह पता चलता है कि 2002 में एक संवैधानिक संशोधन हुआ था, 84वां, जिसने यह कहा था कि 2026 तक जितनी भी लोकसभा की सीट्स हैं वो अपरिवर्तित रहेंगी, और 2026 के बाद अब नई जनगणना होनी शुरू हो गई है। 2026 से लेकर 2027 तक नई जनगणना पूरी होगी, और इस जनगणना के पूरा होने के बाद परिसीमन होगा। नई बढ़ी हुई जनसंख्या के आधार पर लोकसभा और विधानसभा की सीटें डिसाइड की जाएंगी। अब जब ऐसा होगा उस समय पर खेल तो असली है प्रतिनिधित्व का, रिप्रेजेंटेशन का, और रिप्रेजेंटेशन किस तरह से बढ़ेगा यही हम आपको आने वाले वीडियो में बताने वाले हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये सारी जानकारियां आपको आपके नवदीप सर के साथ मिलेंगी। और दोस्तों ध्यान से सुन लो, अब बस 84वां संविधान संशोधन हुआ था, 2026 तक फिक्स कर दिया गया था लोकसभा की सीट्स को। अब वीमेन रिजर्वेशन जो बिल है हमारे संविधान का 106वां संशोधन, वो वीमेन रिजर्वेशन हमारे संविधान में 106वें संशोधन ने कहा कि 33% सीट आरक्षण हो जाएंगी, और ये हो जाएंगी महिलाओं के लिए। अब अगर 33% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाती हैं तो ये बात आप मान करके चलो कि 2027 में कुछ ना कुछ फायदा रूलिंग पार्टी को तो हो ही रहा है। क्योंकि अगर कोई इस बिल का अपोज कर रहा है या इस एक्ट का अपोज कर रहा है तो भी कहने के लिए तो है ही कि ये एक्ट का अपोज कर रहे हैं, बताइए, महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। और अगर तो ये बिल पास हो जा रहा है, आराम से सारे लोग सपोर्ट कर दे रहे हैं, तो क्रेडिट भी मिल जा रहा है कि देखो देखो हमने महिलाओं के लिए इतना कुछ किया है और हमने बिल पास किया। चलो, मैं मानता हूं बिल्कुल सही बात है कि महिलाओं को आरक्षण 33% के आसपास होना चाहिए लेजिस्लेशन में, यानी कि हमारे विधान सिस्टम्स में। लेकिन जैसे ही इस परिसीमन बिल की या परिसीमन विधेयक की, डेलिमिटेशन बिल की कॉपी मिली, स्टालिन साहब ने सीधे इसको आग लगा दी। यह क्या बात होती है भाई साहब? संवैधानिक प्रक्रिया कोई चल रही है दिल्ली में और आप खड़े होकर के नमक्कल में आग लगा रहे हो। तो तमिलनाडु में एक जगह आती है नमक्कल, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बिल की जैसे ही इनको एक कॉपी मिली, इन्होंने बस लाइटर लिया और लाइटर लेकर के तुरंत
भाई साहब ये क्या है? और कौन है ये लोग जो साथ दे रहे हैं? मुझे तो आज तक समझ में नहीं आता एमके स्टालिन साहब का स्टांस क्या है। जब भी देखिए तब कभी वो एंटी हिंदू रिमार्क करते हैं तो रेलेवेंट बने रहना चाहते हैं इंडियन पॉलिटिक्स में नॉर्थ में, कभी वो कुछ भी कह देंगे भगवान राम के ऊपर, कभी वो कुछ भी कह देंगे हिंदू धर्म के ऊपर, कभी वो कुछ भी कह देंगे इस देश के कल्चर के ऊपर। जबकि तमिलनाडु इतना शानदार राज्य है, इतना खूबसूरत राज्य है, कल्चर को जितना तमिलनाडु ने संभाला है शायद उतना किसी ने नहीं संभाला। तमिल भाषा का विकास तमिलनाडु में हुआ है। पांड्य राजाओं के संरक्षण में तमिल सभाएं बैठी हैं, मुच्छंगम बैठी हैं। उन मुच्छंगम से न जाने कितने साहित्य निकल करके आए हैं। चाहे आप तिरुवल्लुवर द्वारा लिखित तिरुकुरल को देखिए, चाहे आप सत्तनाई सित्तनार द्वारा लिखी हुई मेणी मेखलई को देखिए, चाहे आप इलांगो आदिगल द्वारा लिखी हुई शिल्पदिकारम को देखिए। शिल्पदिकारम पायलों की कहानी जो मदुरई शहर के बारे में बताती है, मां मीनाक्षी के अवतार के बारे में बताती है। दोस्तों उस जगह पर स्टालिन साहब क्या है ये? और ऐसा नहीं है, इसके पहले करुणानिधि साहब थे तो वो भी यही कर रहे थे, फिर उसके बाद स्टालिन साहब आए ये भी यही कर रहे हैं, और फिर भी मैं साहब लगा करके ही बात करूंगा क्योंकि देश के रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन है ये। बट आपका क्या सोचना है आप बताइएगा जरूर। आगे आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा यह है कि लोकसभा सीट जो सारे स्टेट्स के हैं वो लगभग समझ करके चलिए 50% के आसपास से बढ़ जाएंगे। अब आंकड़ा यह लगाया जा रहा है कि 272 सीट जो है महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी, और अभी जो हम बात कर रहे हैं कि टोटल मिलाकर के 543 लोकसभा सीट है, ये बढ़ करके हो जाएंगी 850 के आसपास। 850 में से 815 सीट्स जो हैं वो हो जाएंगी राज्यों के लिए, और 815 के बाद बाकी लगभग जो 35 हैं वो 35 हो जाएंगी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, यूनियन टेरिटरीज के लिए। अब मुद्दा यह है कि 850 सीट जो टोटल बढ़ने वाली हैं, उस टोटल बढ़ने वाली सीट का क्या, आइए मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। परिसीमन और महिला आरक्षण ये आंकड़ों का खेल है, और आंकड़ों का खेल क्या है? 33% महिला आरक्षण का लक्ष्य है, यानी कि 272 सीटें तो महिलाओं के चली ही गई, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह रूलिंग पार्टी वाले जो हैं वो ये कह लेंगे कि भैया देखो इतनी सीट्स तो हैं और इतनी सीट्स तो हमारी वजह से महिलाएं लड़ पा रही हैं ना। अच्छा, दूसरी जगह दूसरा मामला क्या है? 2/3 वैसे संविधान संशोधन के लिए आवश्यक बहुमत है। अब डेलिमिटेशन में संविधान संशोधन होगा, विमेन रिजर्वेशन वाले मामले में भी होगा, और संविधान संशोधन के लिए जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए 2/3 बहुमत, वो दोनों सदनों में चाहिए, और अभी इस समय पर है नहीं। आगे चल करके तमिलनाडु को भी लगता होगा कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग केंद्र में और ज्यादा मजबूत हो जाएं ऐसा कुछ पास करवा के। और तो और मैं और बताता हूं आपको, केवल कहानी ये नहीं है। 2029 जो है वो इस पूरे के पूरे बिल को लागू करने की समय सीमा है, और मैं तमिलनाडु का पक्ष भी रखूंगा। ऐसा नहीं है, आप मुझे ये मत सोचिएगा कि मैं किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूं। तमिलनाडु का पक्ष काफी वैलिड है। मैं आपको बताता हूं बात क्या है। देखो, आज 530 राज्यों से सीटें हैं और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से, टोटल मिला के 550 अधिकतम हो सकती हैं। 543 पे होता है चुनाव, लेकिन परिसीमन के बाद लोकसभा का आकार हो जाएगा 815 सांसद का, जिसमें से केंद्र शासित प्रदेश जो है वहां से 35 सीटें, तो टोटल मिला के 850 सीटों का परिसीमन के बाद हो जाएगा। अब मुद्दा यह है कि नई लोकसभा ऑलरेडी बन चुकी है, सिटिंग के लिए बहुत सारी जगह भी बना दी जा चुकी है, नई पार्लियामेंट ही बन चुकी है, तो स्वाभाविक सी बात है। अब मुद्दा ये समझिए, ये जो बिल है जिसको हम डेलिमिटेशन कहते हैं, इस बिल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहली बात तो यह है दोस्तों, जो मैंने कहा इंसान से एमपी का रेशियो, या आपके जो प्रतिनिधि हैं, अगर 50 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि होगा तो कैसे सुन पाएंगे? अभी भी 25 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि है, कितनी बड़ी बात है। और ज्यादा होने चाहिए प्रतिनिधि, आपकी बात पहुंचाने वाले और ज्यादा लोग होने चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, गांव के प्रधान से मिल नहीं सकते हो आप, कहां से मिल जाओगे जाकर के एमपी से? तो एक तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। पर 1971 की सेंसस के हिसाब से जो कुछ भी बटा हुआ है, अब पॉपुलेशन उस हिसाब से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अभी हम इस पे भी आएंगे। 1971 में जो जनसंख्या थी, आज वो जनसंख्या नहीं रह गई है। हालांकि महिलाओं का चुनाव में एवं महिलाओं का राजनीति में भागीदारी बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, पर अपडेट जो है, अपडेट कॉन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्रीज के आउटडेटेड है। और चलो मैं आपको यह बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। 1931 के आसपास लगभग 27.9 यानी 28 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन थी हमारे देश की। 1941 में यह पॉपुलेशन बढ़ करके लगभग 32 करोड़ के आसपास पहुंची। 1951 में 36 करोड़, उसके बाद 1961 में 43 करोड़, 1971 में 54 करोड़, और उसके बाद 68 करोड़, और अब जब 2026 की बात कर रहे हैं 150 करोड़। ऐसा लग रहा आजादी हमको मिली ही इसलिए थी, किसी ने रोक रखा था, अंग्रेजों ने कहा था कि भाई साहब बच्चे पैदा मत करना,
और उसके बाद नॉर्थ इंडियंस ने तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी उठा ली। अब साउथ का कहना क्या है? साउथ का कहना यह है कि भाई साहब नॉर्थ इंडिया जो है, नॉर्थ इंडिया में जितने लोग रहते हैं, जिस हिसाब से पॉपुलेशन वहां की बढ़ी है, उस हिसाब से तो हम देखें साउथ इंडिया की बढ़ी नहीं है। नॉर्थ इंडिया के बारे में अगर आप बात करते हो तो नॉर्थ इंडिया के बारे में बात करते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात करो तो यहां पर 248 मिलियन लोग हुआ करते थे, बढ़ करके हो गए 139% से 592 मिलियन। और दूसरी तरफ देखिए साउथ की बात करिए आप तो 164 मिलियन लोग हुआ करते थे, जो कि बढ़कर 342 मिलियन हुए। यानी इनके पॉपुलेशन के सर्ज को आप देखोगे, इनके पॉपुलेशन बढ़ने के प्रतिशत को आप देखोगे तो 109 ही है, जबकि 30% से ज्यादा बढ़े हैं नॉर्थ इंडियंस। इसका मतलब यह है कि रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से नॉर्थ इंडियंस की भागीदारी ज्यादा हो जाएगी, और अगर नॉर्थ इंडियंस की भागीदारी ज्यादा हो जाएगी तो नॉर्थ इंडिया में जो डोमिनेटिंग पावर होगा वही डोमिनेटिंग पावर सरकार में बैठ जाएगा। फिर केंद्र में जो शासन चल रहा है उसमें साउथ को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाएगा। यही असल वजह है दोस्तों। अभी हम उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बताते हैं कि जो मैसिव गैप है ग्रोथ में पॉपुलेशन की, वो बिटवीन नॉर्थ टू साउथ है ही। और अब देखो ध्यान से सुनो, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं। आप देखो राजस्थान, आप देखो यूपी, आप देखो एमपी, आप देखो बिहार, आप देखो झारखंड, वहीं आप देखो साउथ कम से कम। और अगर मैं कह रहा हूं साउथ कम से कम है तो इसका मतलब देखो ना आप, यहां उत्तर प्रदेश 19.2% की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2011 से 36 के बीच में। ओहो, चलो अब मैं इन सारी की सारी डेटा को किनारे रख दूं। टोटल सीट कितने होने वाले हैं? 850 सीट टोटल मिला करके होने वाले हैं। अब आप ध्यान से समझिए ये पूरा मामला क्या है। 850 सीट जो टोटल मिला करके होने वाले हैं, जिस हिसाब से पॉपुलेशन इस एरिया की बढ़ी है, इस हिसाब से लगभग 222 के आसपास सीट्स जो हैं वो यहीं से आ जाएंगी, नॉर्थ से। और अगर साउथ में आप आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु, इन सबको, केरल वेरल को मिला लो तो यहां से लगभग 160 से 165 सीट्स आ पाएंगी। अब आप खुद ही बताइए 160 से 165 सीट्स और कहां 222 सीट्स। और ये जो मामला है, ये मामला तमिलनाडु सरकार का है। और यही कारण है कि जो लोकसभा सीट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 2026 के हिसाब से, वो आप देखिए यूपी प्लस बिहार अकेले 222 सीटें लगभग पा जाएंगे। साउथ के स्टेट को केवल 165 सीट्स के आसपास मिल पाएगा, और अदर स्टेट्स में 461 सीट्स होंगी, जहां पर आराम से गेम कभी भी चेंज हो सकता है। और अब आते हैं केंद्र व राज्यों के आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस पे। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस तो हैं केंद्र और राज्य के बीच में, इसमें कोई दो राय नहीं है, और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होने भी चाहिए। हमारे किसी भी हेल्दी प्रजातंत्र की यही निशानी है। पर दोस्तों, डेलिमिटेशन की कॉपी जला देना क्या सही है? क्या उस पर बैठ करके विपक्ष की सही चर्चा होना सही नहीं है? आपको क्या लगता है कि महिला आरक्षण और डेलिमिटेशन ये केवल रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, जिस वजह से वो लोग चाहते हैं कि और लंबे समय तक सत्ता में बने रह सके, या फिर जो हमारे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, तमिलनाडु के जो लोग हैं उनका अपना एक स्टांस इस बारे में सही है, और विशेषतः एमके स्टालिन साहब द्वारा किया गया ये कृत्य सही है क्या? एक बार बताइएगा कमेंट सेक्शन में, हम भी जानना चाहेंगे इसके बारे में। थैंक यू, और आपसे मिलते रहेंगे यहीं पर, जुड़े रहिएगा हमसे।